+1 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वॉलंटरी मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स बनना, मेंबरशिप छोड़ना मेंबर की इच्छा पे निर्भर करता है। जब वो मेंबर बनना चाहता है, मेंबर बन सकता है। उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एप्लीकेबल करके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। जब भी वो मेंबरशिप को छोड़ना चाहता है कोई व्यक्ति, तो अपनी मेंबरशिप को एक प्रोसेस के तहत ही छोड़ सकता है। कोई भी मेंबर अपना शेयर अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये उससे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो मेंबरशिप छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, बट he cannot transfer his share to the other person, even to his relatives. अगर मिस्टर ए मेंबर है, अगर वो अपनी मेंबरशिप अपने बेटे को भी ट्रांसफर करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। अगली बात, लीगल स्टेटस। कंपनी सोसाइटी एक्ट 1912 इसके अंदर एप्लीकेबल होता है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसके अंदर मान्य होते हैं। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी। प्रत्येक मेंबर की लायबिलिटी उसके द्वारा खरीदे गए शेयरों पर निर्भर है। मेरे पास 500 शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, 500 गुना में 10, तो मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5000 है। इससे फालतू मेरी लायबिलिटी नहीं है। चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना नुकसान हो जाए, मेरी पर्सनल एसेट से कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं ले सकती। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रोल स्वयं मेंबर्स के द्वारा किया जाता है और जो मेंबर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक वे से इस पर कंट्रोल करते हैं। अब ये डेमोक्रेटिक वे क्या है, इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठाना है हमने। प्रजातांत्रिक शासन, जैसे हमारे देश में हम जनता अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो हर साल इलेक्शन से अपने प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ट्रेजरी को, मैनेजर्स को चुनते हैं और वही मेंबर्स फिर जो अदर्स मेंबर्स के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं वो सारा का सारा कार्यभार मैनेजमेंट का संभालते हैं। उन्हीं के पास सिग्नेचर पावर होती है। हाँ, अगर वो गलत काम करेंगे तो दूसरे मेंबर उन्हें फिर से इलेक्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। हर साल तो चेंज करना ही है। इसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। इसके बाद होता है हमारा सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि आप सर्विस नंबर 1 पर देंगे और दूसरे नंबर पर आपका मोटो प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट सेकेंडरी है, सर्विस फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाइड यूर मेंबर्स, जो आपकी सोसाइटी के मेंबर बने हैं उनको आपने अपनी सर्विसेज देकर पूरी तरह से संतुष्ट करना है।
प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद हमारे मेंबर्स को पूरी तरह से संतोष पहुंचाना है। इसलिए इसमें ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। अगर एक बंदा पीड़ा में है, उसकी पीड़ा को हरण करने के लिए सारे मेंबर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो एक आदमी सबके लिए और सब एक के लिए, इसी का नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके बाद हमारा आता है इक्विटी ऑफ द वोटिंग राइट। हर एक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार है। मेरे पास 100 शेयर हैं, तब भी मुझे एक वोट डालने का अधिकार है। आपके पास 500 शेयर हैं, आपको भी एक वोट डालने का अधिकार है। एक मिस्टर राम है, उसके पास केवल 5 शेयर है, उसको भी एक वोट डालने का अधिकार है। तो ये शेयरों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास शेयरों की संख्या कितनी है। 1 पर्सन 1 वोट, इसमें ये नियम एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रॉफिट होता है, हम उस प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमने टेबल दिखाई है आपको कि हमारा जो प्रॉफिट होता है उसका 1/4 भाग हमें आने वाले समय के लिए रिजर्व रखना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू आवर लॉ। फिर हमारा प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट का हम एक हिस्सा अपने मेंबर्स में लाभ के रूप में बांटते हैं, डिविडेंड के रूप में बांटते हैं, और ये हिस्सा जो टोटल कैपिटल है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जो प्रॉफिट होता है उसका एक पार्ट ये हम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स में डिसीजन लेकर कि वो पार्ट कितना होगा, ये हमारे प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, अपने मेंबर्स की विल पे डिपेंड करता है। वो पार्ट हमें उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है जिस एरिया में हमारा बिजनेस ड्राइव करते हैं। सपोज करो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल टाउन में है, तो आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा मॉडल टाउन में स्कूल बनाने में, मंदिर बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में और गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने में यूज करेंगे। ये होता है हमारा वो। उसके बाद भी प्रॉफिट बचता है तो आप अपने मेंबर्स को बोनस के रूप में डिवाइड कर देते हैं। ये होता है हमारा प्रॉफिट बांटने का तरीका। इसके बाद कैश ट्रांजैक्शन। हमारे यहाँ बिजनेस जो होता है वो सारा कैश में होता है। हम किसी को भी उधार माल बेचते नहीं और कहीं से भी हम उधार माल खरीदते नहीं। ऑल ट्रांजैक्शन मेड इन कैश। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा कहाँ से आएगा? पहले नंबर पर पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं अपने मेंबर से। जो इसके मेंबर बनते हैं, जो व्यक्ति, जो मेंबर जितने शेयर खरीदेगा वो हमारा मेन पैसा इकट्ठा करने का सोर्स है। उसके बाद हमें सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है, सब्सिडी मिलती है, यानी कि हमारे को कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें कुछ रिलैक्सेशन होती है, कुछ छूट होती है, कुछ डिडक्शन होती है। इसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रोल किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर जिस स्टेट में आपकी सोसाइटी है उसके अंदर उस स्टेट का
और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, उसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। पूरी तरह से फ्रीली काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों, आज आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर्स समझी और इसको आपने इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन करना है। क्वेश्चंस के अंदर एप्लीकेबल करना है, अप्लाई करना है इनके प्रिंसिपल्स को। और दूसरी बात, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जहाँ जहाँ आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलती हैं, एकदम आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाती है कि these are the cooperative societies and these are their features. That's all.